तो अब हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, हॉब्स मानता है। तो हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान होता है जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में होना चाहिए, ये कहना था हॉब्स का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की बहुलवादी धारणा ये किसने दी? तो लास्की और मैकाइवर ने। लास्की और मैकाइवर ने राज्य की बहुलवादी धारणा प्रस्तुत की थी। राज्य की शक्ति धारणा ये मैकियावेली का है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली। सर्वसत्तावादी हेगल और बेरी हार्डी, इन दोनों ने दिया था सर्वसत्तावादी सिद्धांत। वैज्ञानिक समाजवादी मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक समाजवादी मार्क्स का है। उपयोगितावादी बेंथम का है। उपयोगितावादी बेंथम का है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। बेंथम ये मानते हैं। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक थे और उन्होंने जो है उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन किया है उन्होंने। तो व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी है और आवश्यक है, ये बेंथम का मानना था। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। डाइसी कहते हैं कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित है, यानी कि इनका मानना क्या था कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है, और राज्य के अतिरिक्त जितने भी समुदाय हैं उसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है राज्य के अलावा। तो राज्य की सदस्यता जो है वो ऐच्छिक नहीं है, वो तो कंपलसरी है, उसको लेनी है राज्य की जो है सदस्यता, एक तरीके से कह लीजिए। लेकिन उसके अलावा जो अन्य समुदाय हैं राज्य के अलावा, उसकी ऐच्छिक है। नागरिकता की संकल्पना जो है राज्य से जुड़ी है और वैश्विक स्तर पर भी किसी राज्य में रहने वाले की पहचान का आधार है। सरकार राज्य का अभिकर्ता होता है। सारा राज्य को चलाने के लिए जितने भी संसाधन और इन सब की आवश्यकता होती है वो सरकार का काम होता है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त के रूप में मूर्त है, ये लाइन याद रखिएगा। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है, क्योंकि फ्रंट से तो वही काम कर रही है और समाज राज्य से व्यापक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। ये अरस्तु कहते हैं कि जो है राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, अरस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है। आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये अरस्तु कहते हैं, अरस्तु का मानना था कि समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है अरस्तु। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय नहीं, सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि सबसे ऊपर है वो सारी चीज़ों से, और इसके अंग जो है बाकी सबके साथ लिपटे हुए हैं, लेकिन राज्य उन सब में आगे है। और ये मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है राज्य, और मानव के शुभ इच्छाओं को पूर्ति करता है। जैसे व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। अगर राज्य है तो उसकी जो भी मांगे होंगी व्यक्ति की, वो राज्य के माध्यम से ही पूरी होंगी। इसीलिए अरस्तु ये मानता है कि राज्य सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम संस्था है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के जीवनधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सोशल स्टैटिक्स, और उसके निबंध जो है ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।
तो प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान जो हैं वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं का एक जीव मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत होता है। लेकिन जिस प्रकार शरीर की कोशिकाओं का निर्माण और उसका क्षय होता है, उसी तरीके से समाज का भी होता है। तो समाज की कोशिका जो है वो व्यक्ति की मृत्यु होती है। समाज की कोशिका कौन है? व्यक्ति है, और उसकी मृत्यु होती है। तो साथ ही साथ नई कोशिकाओं यानी नए व्यक्तियों का जन्म होता रहता है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर जीवधारी सिद्धांत इसलिए आया यहाँ से। तो उसको ऐसे याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर से याद रखिएगा कि जीवन होता है, फिर मृत्यु होती है, जीवन होता है, मृत्यु होती है। इसलिए उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवधारी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। ये मार्क्स वेबर का कहना था। आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, मैक्स वेबर का मानना था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि ये कोटेशंस हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन पूछता है। 62 क्वेश्चन अगर आपका सोशल के एक पार्ट से बन रहा है तो उसमें से लगभग 20-22 क्वेश्चन बन जाते हैं, सिर्फ थिंकर और थॉट मिला के। बाकी का सेक्शन तो पॉलिटी से रिलेटेड है ना, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि उससे आप बहुत रेगुलरली जो है पैटर्न में रहते हैं उसके, और बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन ये स्पेशल सेक्शन है जो टीजीटी में ही पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है, या जितने भी टीचिंग या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के एग्ज़ाम होते हैं उसी में पूछा जाता है। इसलिए इसको आपको पढ़ना तो है। थोड़ा बोरिंग है तो आप उसको ऐसे बार बार वीडियो देखते रहिए, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे उसको। ठीक है, तो आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, मैक्स वेबर ने कहा था ये। अगर इसमें देखा जाए तो राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले लेकिन मैकियावेली ने दी थी, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है दी थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ मान लीजिए कि 1864 से लेकर 1920 के बीच का टाइम लिया गया है वो, जिसमें राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ठीक है, ये मैक्स वेबर का मानना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य स्वाभाविक एवं अनावश्यक संस्था है। राज्य स्वाभाविक एवं अनावश्यक संस्था है, एक सिंपल सी लाइन है, उसमें से 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे तो उसमें से ये निकल के आया। तो ये निकला कैसे कि अरस्तु, प्लेटो और जितने भी विद्वान हैं वो प्राकृतिक संस्था मानते हैं राज्य को। तो राज्य की उत्पत्ति जो है वो ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक एवं विकास का परिणाम मानते थे, अरस्तु और प्लेटो। और परिवार और समाज की तरह ही राज्य भी प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। रॉबर्ट मकाइवर, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती, इसका क्या मतलब है? तो ऐसे समझते हैं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ कि मैकाइवर जो है वो राज्य की उत्पत्ति जो है शक्ति को एक तत्व अवश्य मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति को एक शक्ति मानते हैं परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं, सेकेंडरी है वो। और फिर मैकाइवर क्या कहते हैं कि यह समझना बहुत बड़ी गलती होगी कि जिस किसी असभ्य जाति में हम कोई सरदार दिखाई पड़े, किसी भी असभ्य जाति में हमें कोई लीडर दिखाई पड़ता है, वही हम राज्य की स्थिति मान लें। यह बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी होगी। हम यह नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता का विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित होता है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं तो राज्य उत्पन्न होता है। इसीलिए मैकाइवर ने यह कहा था कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ है,
विकास के क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, ना कि शक्ति स्पेशली। ठीक है, ये विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान आया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? तो दैवीय सिद्धांत है, ये आपको पता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दार्शनिकों का ऐतिहासिक क्रम, है ना। तो ऐतिहासिक क्रम सबसे पहले कौन आया, फिर बाद तक कौन गया? तो हॉब्स 1588, लॉक 1632, मॉन्टेस्क्यू 1689 और रूसो 1712। ठीक है, 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐड ऑन कर लिया इसको। बाकी तो आपको पता ही होगा, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ऐसे आपने याद ही किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजनीति शास्त्र में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली, किसने ली? थॉमस हॉब्स ने ली। राजनीति शास्त्र में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली थॉमस हॉब्स ने। अब थॉमस हॉब्स ने कैसे इनकी मदद ली इन सारी चीज़ों की? तो हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकतावाद से मुक्त किया था इन सबको, और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य की शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने इन सभी तत्वों को आधार बनाया था। तो आधार किस चीज़ का बनाया? ज्यामिति का, भौतिकी का और मनोविज्ञान का। जबकि पुरानी जो पारलौकिकवाद था उसको हटाते हुए, है ना, वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने इन सारी चीज़ों की पुष्टि की थी। तो यही सारे आधार बने थे, ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, सीले ने कहा था। ठीक है, तो सीले राजनीति विज्ञान के राज्य में भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के संदर्भ को दर्शाते हुए सीले ने यह कहा था कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। और ये भी मानते हैं वो कि राजनीति जो है वो उच्च श्रृंखला हो जाती है, यानी कि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया गया, इतिहास कोरा साहित्य रहा है और यह राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता है। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि इतिहास निष्फल हो गया, क्योंकि निष्फल हो जा रहा है, विच्छेद हो जा रहा है राजनीति के साथ उसका। अगला क्वेश्चन है इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। ये भी सीले ने कहा, दोनों सेम ही हैं। आप अगर उसका सार निकालेंगे तो एक ही आएगा, इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निष्फल है या निर्मूल है। और वही कहा जा रहा है, राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं इतिहास के बिना, और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो किसने किया? हेनरी मैन ने। हेनरी मैन ने जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। अब हेनरी मैन के बारे में जाने तो इन्होंने जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत दिया था, या ऐतिहासिक या विकासवादी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, या ऐतिहासिक भी बोल सकता है, विकासवादी सिद्धांत करके भी क्वेश्चन बना सकता है। तो और हेनरी मैन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एंशिएंट लॉ, जो 1861 के आसपास लिखी गई थी, और उन्होंने इसमें माना था कि समाजों की उत्पत्ति प्रास्थिति से संविदा यानी स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हुई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ही कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि वही राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते थे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है। उनका मानना था कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं, सर्वोच्च समुदाय है। ठीक है, और उन्होंने राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो राज्य के अधीन होती हैं, और उनका अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है, और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु का यही मानना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, उसमें हॉब्स कदाचित महान है। ये मानते थे सेबाइन का मानना था कि जितने भी अंग्रेजी भाषा के राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, उनमें हॉब्स सबसे महान थे। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है, हाँ, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, तो मानवीय जीवन कैसा है? एकाकी होगा, निर्धन, निंदनीय तथा अल्पकालिक। ये हॉब्स का मानना था। ठीक है। हॉब्स बहुत बुद्धिवादी राजनीतिज्ञ विचारक थे। इनका मानना था कि मृत्यु के भय और पार्श्विक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का आपस में समझौता किया गया है, और कहा कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को माने, तभी जो है ये संभव हो पाएगा। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन जो है वो बता ही चुके हैं कि एकाकी होगा, दीन होगा, अपवित्र, निंदनीय, पार्श्विक और निरंतर संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता जाएगा। इसीलिए जो है राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था आ जाती है। ये हॉब्स का ही मानना था। ठीक है। हॉब्स कह रहे हैं कि राज्य की अनुपस्थिति अगर होगी तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य कैसा होगा? निरंतर संघर्ष का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो लॉक के विचारों को सबसे अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई 1688 की स्वर्णिम क्रांति से। ठीक है। 1688 की स्वर्णिम क्रांति से। अब 1688 की स्वर्णिम क्रांति क्या थी कि इंग्लैंड की क्रांति जो थी उसमें प्रसिद्ध जो है विचारक थे लॉक, उनके विचारों में प्रेरणा प्राप्त हुई थी इनको, और इसी का समर्थन किया उन्होंने कि क्रांति का दार्शनिक कहा जाने लगा। इस लॉक ने इसका समर्थन किया था, स्वर्णिम क्रांति का। ठीक है। और लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, 2 टेरिटरीज दिया था ऑन गवर्नमेंट, 2 टेरिटरीज ऑन गवर्नमेंट दिया था, एक ग्रंथ इनका ये है, और द लॉ ऑफ एसेंशियल पॉलिटी। ठीक है। इसके लेखक जो है रिचार्ड हुकर के जो है ऋणी थे वो। लॉक ने अपने विचारों के लिए इनको माना था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। हॉबहाउस ने कहा था। हॉबहाउस ने ये कहा था। तो रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट और अव्यावहारिक बताते हुए हॉबहाउस ने कहा था कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह सामान्य है और यह इच्छा नहीं है। समझिए, ये जहाँ तक यह सामान्य है तो यह इच्छा नहीं है, और जहाँ तक यह इच्छा है वहाँ यह सामान्य नहीं है। मतलब या तो ये सामान्य है या इच्छा है, या दोनों नहीं हो सकती। समझ रहे हैं। और रूसो जो है अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए रूसो पर इन्होंने अधिनायकवाद का आरोप लगाया था, और रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया था। इसलिए हॉबहाउस ने ये स्टेटमेंट दिया था। आप इसको 2-3 बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे ना, तो धीरे धीरे याद होता जाएगा आपका, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको बार बार देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। आप चाहे तो इसकी नोट्स बना सकते हैं, या आपने अपनी नोट्स खुद बनाई हो तो उसको पढ़ के फिर इसको एक एज अ रिवीजन, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन वो बनाएगा, 100% बनाएगा, क्योंकि वो रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो वो भी सामाजिक अनुबंध और सिद्धांत है। ठीक। और ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। ठीक है, व्यक्तिवाद पर आधारित। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत लॉक ने दिया, और लॉक ने ही कहा था कि राज्य जो है एक मानवकृत संस्था है। ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार भी, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो लॉक ने दिया था उसके हिसाब से भी राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला क्वेश्चन है, J.S. मिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं।
राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है, कि लोगों ने अपनी अब सहूलियत के हिसाब से इसको बना लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, संविदावादी रचनाएं। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये संविदावादी रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवायथन और टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है रूसो ने, लेवायथन लिखा है थॉमस हॉब्स ने, और टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट लिखा है लॉक ने। ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो हॉब्स मानता है। देखिए, जहाँ मुझे डिटेल की ज़रूरत होगी मैं वहीं बता दूंगा, बाकी ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर फिर भी आपको कोई लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और डिटेल में इसको बता दिया करूँगा। आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, तो हॉब्स मानता है। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवाथियन को सभी अधिकार सौंप दिए। ठीक है, लेवाथियन को सारे अधिकार सौंप दिए हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने। अब इसका क्या मतलब है मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि जो है हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को इस लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, क्योंकि हॉब्स जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहते हैं कि मैं व्यक्ति और व्यक्ति समूह को अपने शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह समर्पित कर दो। ठीक है, हॉब्स के अनुसार ये भी मानते हैं कि यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया से हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। इसीलिए उन्होंने सभी अधिकारों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये रूसो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये कहते हैं रूसो। ठीक है, अब रूसो की सामान्य इच्छा के विषय में ये बात कही है उन्होंने, जो रूसो ने सामान्य इच्छा जो जाहिर की थी उसके बारे में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित कर देगा और किसी के भी हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करता। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद।